डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं मैथमेटिक्स का एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें 13 या 14 वीडियो रहेगा। ठीक है, तो मैं अपने वादे के मुताबिक ले आया हूं 13 और 14 वीडियो, जिसमें आज ये पहला वीडियो है। और पहले वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे सेट और सेट फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, तो ये जो वीडियो जो भी 50 मिनट 1 घंटे का वीडियो है, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सारे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपके सेट एंड सेट रिलेशन एंड फंक्शन से कुल 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपके 10 में 8 नंबर पक्का हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा पढ़ने में बढ़िया हो, मेहनत से पढ़े हो और फिर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप 10 में 10 नंबर आपका पक्का है। ठीक है, इसके बाद जितने भी मेरे सीरीज रहेंगे, सीरीज के ये पहला वीडियो है, सीरीज का जितना भी हर चैप्टर का एक सीरीज रहेगा, मतलब हर चैप्टर का एक वीडियो रहेगा। तो इस तरह 13 वीडियो हो जाएंगे और आपको 13 वीडियो देखना बहुत ही मस्त है। अगर आप 100 में 80-70 के आसपास नंबर लेके आना चाहते हो, अगर आप पढ़ने में थोड़ा वीक हो या आपने नहीं पढ़ा है पूरे साल, फिर भी आप 70-80 नंबर लेके आ सकते हो। ठीक है, देखो खासकर इस वीडियो में वही सारे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं और उन्हीं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ये है, और अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए चलते हैं कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यार, यहां पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन को समझने के लिए जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं उस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सेट के बारे में आपके साथ जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे और फटाफट देखते हैं। देखो यार, देखो यहां पर क्या है, सारी चीजें डिटेल नहीं पढ़ाई जाएंगी। यहां पर चूंकि हम उन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमको परिभाषा लेना कोई मतलब नहीं है। परिभाषा में बस केवल आप समझ जाओ इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल एकदम सटीक परिभाषा हमको नहीं चाहिए, क्योंकि परिभाषा का कोई मतलब नहीं है यहां पर। ठीक है, यहां पर खाली हम उन क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं जिस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फटाफट चर्चा करते हैं। देखो रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे समुच्चय की, और समुच्चय को बोलते हैं इंग्लिश में सेट और हिंदी में बोलते हैं इसको समूह। समुच्चय मीन्स होता है समूह। अब समूह किसका समूह? वो समूह संख्याओं का समूह हो सकता है, वो समूह अक्षरों का समूह हो सकता है, वो समूह व्यक्तियों का समूह हो सकता है, वो समूह वस्तुओं का समूह हो सकता है। बस समूह मतलब समुच्चय, बस। ठीक है, और वो जो समूह है, समूह में बहुत सारे लोग हैं कि नहीं है? अगर कोई भी समूह वस्तुओं का समूह है तो वस्तुओं के समूह में बहुत सारे लोग हैं, उन लोग को बोलते हैं आयु। संख्याओं का समूह, संख्याओं में जितने लोग हैं उसको बोलते हैं आयु। तो जो भी समूह होता है, जो आयु होता है, इसको बोलते हैं एलिमेंट। उसको इन मजले ब्रैकेट के बीच में कॉमा कॉमा लगा के लिख देते हैं। जैसे मैं कह दूं ए से लेकर ई तक के संख्याओं का समुच्चय, तो क्या करोगे? पहले ये लिखोगे, फिर कामा बी, कामा सी, कामा डी और कामा ई। ए से लेकर के ई तक के संख्याओं का समुच्चय ये हो गया। अगर मैं कह दूं 1 से लेकर के 7 तक की संख्याओं का समुच्चय, तो क्या करना है? सिंपली आपको लगाना है मजला ब्रैकेट और 7 तक की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये जो ब्रैकेट रहेगा ये मजला ब्रैकेट रहेगा, समझना। मजले ब्रैकेट में ये जो समूह होता है उसको लिख देते हैं और लिखने के बाद ये बन जाता है हमारा सेट। और सेट को इंग्लिश वर्ड माला में जो कैपिटल लेटर है उससे निरूपित करते हैं। जैसे मान लो इसको मैं कह दिया ये समुच्चय यम है, ये भी समुच्चय है। बराबर इस समुच्चय को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी वर्ड माला में जो ए से लेकर जेड तक है उनमें किसी भी लेटर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मान लो हम प्रयोग कर लिए बी का। ठीक है, और एक सेट को ऐसे लिखते हैं, ये वाला कैपिटल होना चाहिए और इसके अंदर जो होते हैं इसको बोलते हैं आयो, इसको बोलते हैं एलिमेंट। ये रहा सेट को लिखने का तरीका। अब एक चीज अलग है कि चलो ठीक है, इसके नेचुरल नंबर भरा है तो उसको एन से लिख दो, इसके भीतर प्राकृतिक संख्या है तो उसको क्यू से लिख दो, इसके भीतर पूर्णांक है तो इसको जेड से लिख दो। तो ये सब अलग चीज है, इसको छोड़ दो। इसके नंबर वास्तविक, इसके वास्तविक संख्या है तो उसको आर से लिखते हैं, वो सब अलग मैटर, छोड़ो उसको। ठीक है, देखो ये जो वीडियो है इस वीडियो को हम बहुत बड़ा नहीं करेंगे, इसलिए फटाफट जो चीजें आ रही है उसको मिटा के फटाफट आगे बढ़ रहे हैं। ये बराबर दिया इतना, बी बराबर दिया हुआ है इतना। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको फिर संबंध पढ़ना है, फिर फलन पढ़ना है। संबंध पढ़ेंगे कि संबंध क्या होता है, इस संबंध के किस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, फिर पढ़ेंगे फलन क्या होता है और फलन के किस टाइप बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद चैप्टर खत्म। तो देखो
संबंध पढ़ने के लिए संबंध दो सेटों के बीच में होता है। ये एक सेट है समुच्चय, बी भी एक सेट है समुच्चय है। अगर इनके बीच में हमको संबंध पढ़ना है तो कुछ नहीं करना है, इनका कार्तीय गुणा कर देना है। अब ये कार्तीय गुणन क्या होता है तो फटाफट देख लो। कार्तीय गुणा करने के लिए ये ए है, ए गुणे बी कर दो। ए की वैल्यू क्या है तो ए की वैल्यू ये है 1 2 3 गुणे तो गुणे बी, बी की वैल्यू क्या है ये पूरा है 4 5 और 6। ठीक है, कार्तीय गुणा करने के लिए बहुत सिंपल है, एक का गुणा पूरे में कर दो, दो का गुणा पूरे में कर दो, तीन का गुणा पूरे में कर दो, बस समझ पा रहे हो ना। देखो मसला ब्रैकेट, एक का गुणा पूरे में करो तो एक का गुणा 4 में करोगे तो यहां छोटा ब्रैकेट लगाओगे और एक कामा इस 4 को लिखते हैं, छोटा ब्रैकेट बंद, फिर यहां पे कॉमा, फिर एक का गुणा 5 में तो 1 कामा 5 कॉमा, फिर एक का गुणा 6 में तो 1 कामा, एक काम करते हैं 6 को हटा देते हैं क्योंकि 2 ही रहेगा तो गुणा कम होगा, हट गया ये। फिर 2 का गुणा पूरे में करो, 2 का 4 में करोगे तो क्या आएगा 2 4, 2 का 5 में करोगे तो क्या आएगा 2 5, यहां पे कॉमा लगाना है सबके बीच में। 3 का 4 में करोगे तो क्या आएगा 3 4, 3 का 5 में करोगे तो क्या आएगा 3 5। ठीक है, ब्रैकेट यहां पे बंद और फिर यहां पे मसला ब्रैकेट। समझो एक सेट दिया है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो मैंने क्या किया दोनों का कार्तीय गुणा कर लिया। अब कार्तीय गुणन में ये जो आ रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। जैसे ये क्रमिक युग्म है, ये भी एक क्रमित 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 युग्म है। यहां पर जितने लोग दिख रहे हैं छोटे ब्रैकेट में, ये सारे क्रमित युग्म है। और क्रमित युग्म में जो ये पहला होता है इसको बोलते हैं प्रथम घटक, जो दूसरा होता है इसको द्वितीय घटक बोलते हैं। यानी अगर लिखा हुआ है 5 कामा 4 तो इसको बोलते हैं क्रमित युग्म, और ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक है। ठीक है, ये पहला घटक है, ये दूसरा घटक है। चलो छोड़ो, अब ये 2 घटक है, 2 सेट है, एक सेट ये है, एक सेट बी है, तो इन्हीं सेटों के बीच में रिलेशन होता है, रिलेशन माने संबंध होता है। ठीक है, तो ए का बी में संबंध। अब संबंध क्या होता है तो संबंध वही संबंध होता है जो हमारे दैनिक लाइफ में जो हम संबंध का मतलब जानते हैं, वही संबंध का मतलब यहां भी है। जैसे मैं कह दूं राम श्याम से बड़ा है तो राम श्याम के बीच में संबंध क्या है बड़े का, वो बड़ा है तो बड़ा एक संबंध है। राम श्याम से छोटा है तो छोटा एक संबंध है। राम श्याम का भाई है तो भाई एक संबंध है। राम श्याम का पिता है तो पिता एक संबंध है। राम श्याम बराबर है, बराबर एक संबंध है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही संबंध होता है। अब इनके बीच में हम किसी को भी उठा लें तो वो ए और बी के बीच में संबंध बताएगा। जैसे मैं उठा लिया 1 और 4 को, तो 1 और 4 क्या बता रहा है? ए और बी के बीच में संबंध। संबंध क्या है? ये पहला वाला ए का घटक है और दूसरा वाला बी का घटक है। दोनों में संबंध क्या है कि ये वाला घटक क्या है? छोटा है बी वाले घटक से। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं ए किसी को भी उठा लूं, या मान लो मैं उठा लिया इसको, तो ये क्या है 1 कामा 4, ये क्या है 1 कामा 5 और ये क्या है 2 कामा 4। मतलब ब्रैकेट में इसको बंद कर दिए। ये एक सेट है और ये सेट जो आया है इसी में से आया है, और इस सेट का प्रत्येक अवयव क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है। किसके बीच में रिलेशन बता रहा है? ए और बी के बीच में रिलेशन बता रहा है। ध्यान रखना, ये एक रिलेशन है। इनमें से आप कुछ भी निकाल के बाहर ले आओ तो वो एक रिलेशन हो जाएगा। अगर आप इसको उठा करके एक सेट बना देते हो तो एक रिलेशन हो जाएगा। जैसे मैंने इसको उठाया तो एक सेट बना दिया। सेट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? मसला ब्रैकेट। तो ये एक सेट हो गया और ये सेट इसी से निकला है, इसीलिए ये संबंध है। किसके बीच का? तो ए से बी के बीच का संबंध है। संबंध माने रिलेशन, इसीलिए इसको आर से लिखा गया है। कुछ भी उठा लो, इसको उठा लो तो ये भी क्या हो जाएगा? रिलेशन हो जाएगा। किसके बीच में? ए से बी के बीच में। समझ पा रहे हो? अगर हम इसको उठा लें, इन दोनों को, तो दोनों संबंध हो जाएंगे। किसका संबंध? ए से बी के बीच में। और उसको आर से लिखोगे। जैसे यहां पर मैंने एक ठू निकाला तो इसको R1 से लिखेंगे। अगर और कुछ लोगों को निकालते तो R2 से लिखते, और कुछ लोगों को निकालते तो R3 से लिखते। अब इनमें रिलेशन क्या है? तो रिलेशन ये है, ये पहला वाला है ये दूसरे वाले से छोटा है। जो पहला वाला है दूसरे वाले से छोटा है, जो पहला वाला है दूसरे वाले से छोटा है। यानी पहला वाला माने क्या? ए, और ये छोटा है बी से। यही है रिलेशन। तो आई होप कि आपको रिलेशन का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यही होता है रिलेशन। और अगर आपको रिलेशन समझ में आया है तो आप रिलेशन के सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर हमको एक समझना पड़ेगा, द्विआधारी संबंध। ये तो संबंध हो गया। एक संबंध होता है द्विआधारी संबंध। तो पहले इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं उसको। चलो देखते हैं।
देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि दो सेट थे, दो अलग अलग सेटों के बीच में एक रिलेशन आया तो उसको बोलते खाली संबंध। दो अलग अलग सेट, अभी एक सेट ये था एक सेट बी था, तो उनके बीच में एक संबंध आया तो उसको संबंध बोलते हैं सिर्फ। लेकिन अगर कोई एक ही सेट होता और एक ही सेट का उसी सेट में संबंध होता तो उसको बोलते क्या, द्विआधारी संबंध। जैसे अभी तक एक सेट ये था एक सेट बी था, तो सेट ये के जो एलिमेंट थे उसका संबंध था सेट बी के एलिमेंट से, तो इसको बोलते हैं संबंध। लेकिन अगर मान लो एक सेट ये है, सेट ये मान लो है 1,2, फिर वही सेट 1,2, तो यहां पर क्या है कि दो सेट तो है लेकिन जो दोनों सेट है वो सेट एक ही सेट है, मतलब ए है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको बढ़ा देते हैं, ए इसको 1 2 इसको 3 कर देते हैं, या रहने दो 1 2 ही रहने दो, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा 1 2। ये दोनों सेट एक ही सेट है और उन्हीं सेट में मतलब ए का ए में ही संबंध अगर दिखाया जाए तो उसको बोलते हैं द्विआधारी संबंध। बी सेट का बी में ही संबंध द्विआधारी संबंध कहलाता है। तो अगर संबंध निकालना है तो कैसे निकालोगे, ए गुणे ये कार्तीय गुणा कर दो। तो कार्तीय गुणा कैसे करते हैं आपको अच्छी तरीके से मालूम है। यहां पर 1,2 हो गया और गुणे ये क्या है 1,2, ठीक है। 1 का इस पूरे में गुणा तो 1 का 1 में करोगे तो इतना हो जाएगा, 1 का 2 में करोगे तो क्या आएगा 1,2, 2 का इसमें करोगे तो 2 का 1 में करोगे तो क्या आएगा 2,1, और 2 का 2 में करोगे तो क्या आएगा 2,2। फिर लगा देते हैं यहां पर फटाफट मजला ब्रैकेट। तो यहां पर क्या देख रहे हो कि ये जो पहला वाला है वो ए का अवयव है, ये दूसरा वाला ये भी ए का अवयव है, तो ए के अवयव का ए के अवयव में संबंध, इसी को बोलते हैं द्विआधारी संबंध। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब ये जो द्विआधारी संबंध है ये 3 प्रकार के होते हैं और यहीं से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। पहला जो वो होता है उसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं सम्मित संबंध। अगर ये आप समझ गए तो समझ जाओ बोर्ड परीक्षा में आपके 4 नंबर या 3 नंबर बन गए हैं। और एक होता है उसको बोलते हैं संक्रमक संबंध, संक्रमक संबंध। चलो फटाफट देखते हैं। देखो स्वतुल्य का मतलब होता है खुद से खुद का। जैसे मैं कह दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं कह दूं 5 के बराबर है तो यहां पर क्या देख रहे हो, खुद का खुद से है कि नहीं है, खुद का खुद, स्वतुल्य माने खुद से ही। जब स्वतुल्य की बात आएगी तो हम किसी एक चीज को खाली पकड़ेंगे और उसी से सब कुछ कराएंगे। सम्मित की बात आएगी तो हम 2 चीज को पकड़ेंगे और उसी से सब कुछ कराएंगे। जब संक्रमक की बात आएगी तो हम 3 चीज को पकड़ेंगे और उन्हीं से सब कुछ कराएंगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, फिर से समझाता हूं। देखो जैसे मान लो स्वतुल्य का मतलब मैं कह दूं कि ए, समझ पा रहे हो? तो अगर मैं बराबर इनके, देखो संबंध क्या होता है, या तो बराबर रहेगा, छोटा रहेगा, भाई रहेगा, बहन रहेगा, यही तो संबंध होता है। तो मान लो अगर हमको बराबर में चेक करना है कि ये स्वतुल्य संबंध है कि नहीं, सम्मित संबंध है कि नहीं, संक्रमक संबंध है कि नहीं, तो बराबर में चेक करना है। तो ए देखो स्वतुल्य, मैंने क्या बताया, स्वतुल्य को चेक करने के लिए सिर्फ एक बंदे को लेते हैं। तो मान लो मैं ले लिया एक मतलब मैं ए ले लिया, तो क्या ए के बराबर होता है कि नहीं, मतलब कोई खुद के बराबर होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है बराबर, तो ये स्वतुल्य हो गया। स्वतुल्य माने खुद से ही, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो स्वतुल्य में क्या करोगे, खाली एक बंदे को लोगे। जैसे मैंने यहां पर सिर्फ ए को लिया है और इसी से सब कुछ देख रहा हूं, तो ये ए के बराबर होगा, मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, सम्मित में आ जाओ। सम्मित में क्या करोगे, 2 बंदों को पकड़ोगे। तो मान लो ए को पकड़ लिया, ए को, फिर ए को पकड़ लिया किसको, बी को। अब बराबर में संबंध देखना है, तो क्या है, अगर ए बराबर बी है, समझो पहले, अगर ए बराबर बी है, यानी अगर राम बराबर श्याम है तो श्याम बराबर राम का नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये बी के बराबर है तो बी भी क्या होगा, ए के बराबर होगा। तो यहां पर क्या देख रहे हो, ये वो है तो वो ये है, तो इसको बोलते हैं सम्मित संबंध। सम्मित में 2 लोगों को पकड़ते हैं और 2 लोगों को पकड़ने के बाद क्या होता है कि अगर ये वो है और वो ये है, मतलब वही दोनों है, तो समझ जाओ वो क्या होता है, सम्मित। संक्रमण में 3 बंदे को पकड़ते हैं, यहां पर ए को पकड़ लिया, फिर बी को पकड़ लिया, फिर सी। संबंध बराबर में चेक करना है। तो देखो इसमें क्या होता है, संक्रमक में ये जो ये है, अगर ये बराबर बी है, अगर ये बराबर बी है और बी बराबर सी है, बी बराबर सी है, समझो पहले, ए बराबर बी है, बी बराबर सी है, तो समझो पहले, अगर ये जो संबंध इनके बीच में है, अगर वही संबंध इनके बीच में है, तो वही संबंध इनके बीच में होना चाहिए। जैसे यहां पर क्या था, ए के बराबर, मतलब हर कोई खुद के बराबर है, मतलब ए और ये है ना, तो इसी का अगर इसी के बीच में सेम संबंध हो तो इसको बोलते हैं स्वतुल्य संबंध।
अब ये और बी, ए और बी के बीच में संबंध क्या है, बराबर का। तो अगर ये बी बराबर है तो बी ए भी बराबर रहेगा, तो वो सममित हो जाएगा। संक्रमण में क्या होता है, इसके बीच में जो संबंध हो, अगर वही इसके और इसके बीच में भी संबंध हो, समझो पहले, अगर इसके बीच में जो संबंध है वही संबंध इसके बीच में भी हो, तो इसके बीच में भी वही संबंध होना चाहिए, तो वो हो जाएगा संक्रमक संबंध, वरना संक्रमक नहीं होगा। जैसे मैं कह दूं ए बराबर बी, इनके बीच में बराबर का संबंध है, दोनों के बीच में, दोनों बराबर है, ए बराबर बी। फिर मैं कह दूं बी बराबर सी, बी बराबर सी, मतलब इनके बीच में भी बराबर का संबंध है, इनके बीच में बराबर का संबंध, इनके बीच में भी बराबर का संबंध, तो इनके बीच में भी बराबर का संबंध होना चाहिए। इसका यह मतलब है कि ये सी के बराबर होना चाहिए। तो ये बराबर बी, बी बराबर सी, तो ऑब्वियस सी बात है ये बराबर सी होगा। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात समझ पाएगी नहीं। यानी ए का बी में जो संबंध रहे, ए का बी में और बी का सी में, तो ए का सी में भी वही संबंध होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं संक्रमक। समझ पा रहे हो। और बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं और वह पूछता है बताओ ये स्वतुल्य है कि संक्रमक है कि सम्मित है। और अगर कोई क्वेश्चन ये तीनों है, मतलब स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है और संक्रमक भी है, तो क्या बोलोगे, कहोगे ये तुल्यता संबंध है। अगर कोई क्वेश्चन में तीनों संबंध आ रहे हैं, इसका मतलब ये हो जाएगा तुल्यता संबंध। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब यहां पर फटाफट एक चीज देखेंगे। देखो, जैसे ए गुणे ये बराबर इतना है, तो मैंने क्या बताया कि यहां से हम कुछ भी निकालेंगे तो एक रिलेशन हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं इसको उठा लिया 1,1 और फिर इसको उठा लिया 2,2, तो यहां पर क्या देख रहे हो, यहां पर ये देख रहे हो कि देखो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, ये इसी के साथ, ये इसी के साथ, मतलब ये दोनों सेम सेम है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ये जो इस दोनों सेम सेम है तो ये हो गया स्वतुल्य, क्योंकि दोनों सेम सेम है, स्वतुल्य हो गया। अब मैं इसको उठा लूं, देखो ये एक रिलेशन क्या है कि दोनों बराबर हैं, खुद से खुद ही क्या है, बराबर है, तो ये स्वतुल्य संबंध है। अब इन दोनों को अगर मैं उठा लूं तो मझला ब्रैकेट ये क्या है 1,2, फिर ये क्या है 2,1, इसको बंद करते हैं, ये भी एक रिलेशन है ए से ए के बीच में, तो आर से लिख दो। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पर क्या है 1 2 है तो 2 1 भी है। मैंने क्या बोला कि ये जो ये रहे, ये वाला भी वो ये होना चाहिए, यानी इनमें जो संबंध है, अगर इसमें ए का बी में जो संबंध है वही संबंध बी का ए में भी होना चाहिए। तो यहां पर क्या देख रहे हो, पहले 1 था, फिर यहां पर 2 है, तो अगर 1 की जगह पर 2 कर दो तो ये 1 2 की जगह पर हो जाना चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ कि 1 की जगह पर इस 2 को ले आया गया, तो 1 कहां चला गया, 2 की जगह पे चला गया, तो ये दोनों है, मतलब ये कौन संबंध है, इसमें सम्मित संबंध है। संक्रमण में क्या होता, जैसे मान लो ऊंची चीजें है नहीं, लेकिन मान लो अगर यहां पर 1 2 होता और यहां पर 2 3 होता, 1 2 फिर 2 3, ध्यान दो 1 2 फिर 2 3, तो ये गायब हो जाएगा, फिर क्या आना चाहिए 1 3 आना चाहिए, 1 और 3। जैसे यहां पर ए बी, फिर देखो ए बी बी सी, तो सीधे आ गया ए सी, तो 1 2 2 3, तो फिर 1 3 अगर आया रहेगा तो ये रहेगा संक्रमक संबंध। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो चलते हैं हम बात करते हैं उन सारे क्वेश्चन को जो संबंध से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। फिर इसके तुरंत बाद पढ़ेंगे फलन, और फलन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आओ देख लेते हैं फटाफट संबंध से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इस साल में पूछा गया था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है, कह रहा है बताइए इन चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है। तो ये नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे आप इसको लगाओगे, देखो सबसे पहले आर की वैल्यू दिया, और जहां पर कह रहा है कि जो ए और बी है ना वो एक नेचुरल नंबर है, मतलब ए और बी की जो वैल्यू लोगे वो नेचुरल नंबर लेना है, यानी प्राकृतिक संख्या लेना है। तो सबसे पहले अगर बोर्ड में आर की वैल्यू पूछा होता तो आर की वैल्यू फटाफट हम निकाल सकते थे यहां पर, लेकिन आर की वैल्यू नहीं पूछा। कह रहा है बताइए कि आर की वैल्यू में इनमें से कौन सी वैल्यू आर में आ रही है। तो पहले फटाफट हम आर की वैल्यू निकाल देते हैं, बता देते हैं। जैसे मान लो अब बोर्ड में कोई जरूरी थोड़ी ना ऐसे ही क्वेश्चन पूछे। अब मान लो ये जो आर दिया, आर की वैल्यू पूछ ले, तो कैसे आप निकालोगे वो देख लो। फिर अभी इसको भी हम देख ले रहे हैं कैसे इसको लगाया जाएगा। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो मझला ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि आर एक सेट होगा। समझ पा रहे हो, आर हमारे रिलेशन, आर माने क्या, रिलेशन एक सेट होगा, तो सेट लग गया, इधर भी लग जाएगा उधर भी लग जाएगा, मझला ब्रैकेट। अब कैसे लगाओगे, तो पहले ये बता रहा है कि ए कामा बी के रूप में लिखना है, यानी पहले ए की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर बी की वैल्यू फाइंड करनी है, और कामा आगे बीच में लिख देना है। चलो, तो यहां पर कह रहा है जो बी की वैल्यू वो 6 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब बी की वैल्यू और ए की वैल्यू प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जो बी की वैल्यू होनी चाहिए वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। माने 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम 7 ले सकते हैं बी की वैल्यू,
तो b की वैल्यू अगर 7 लोगे तो यहां से a की वैल्यू निकाल सकते हो। b की वैल्यू 7 लो, 7 में से 2 गया 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी a की वैल्यू 5 कब आई, जब b की वैल्यू कितना रखे 7 रखे। फिर कॉमा, फिर b की वैल्यू 8 रख सकते हो, तो b की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा a की वैल्यू 6, यानी जब a की वैल्यू 6 थी तो b की वैल्यू क्या है 8। समझ पा रहे हो। फिर a की वैल्यू क्या रखो 9 रख दो, सॉरी b की वैल्यू 9 रखो, तो b की वैल्यू 9 रखोगे, 9 माइनस 2 7 हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आएगी 7, यानी a की वैल्यू 7 कब आई, जब b की वैल्यू 9 रखे थे। इस तरह r की हम बहुत सारी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये सब छोड़ो, अब इन चारों विकल्पों में से चुनना है कि इस r में, देखो r में ये सारे लोग हैं, इसका मतलब r के ये सारे तत्व हैं, ये भी r का तत्व है, ये भी r का तत्व है, ये भी r का तत्व है। मैंने बताया था कि अगर किसी सेट में जो ये लोग रखे होते हैं इसको बोलते हैं अयो, अयो माने एलिमेंट, और ये सारे एलिमेंट के चिन्ह हैं। मतलब r का एलिमेंट क्या ये है, मतलब r में क्या ये है कि r के भीतर ये है, कि r के भीतर ये है, कि r के भीतर ये है। फटाफट चेक कर लेते हैं। देखो कह रहा है b की वैल्यू 6 से बड़ा होना चाहिए, तो ये पहला वाला b, जो दूसरा वाला है वही तो b है, ये b है, ये b है, ये b है, ये b है। ठीक है, ये पहला वाला ये है, दूसरा वाला b है हर किसी में। तो b की वैल्यू कह रहा है 7 से 6 से बड़ा है, तो यहां पर देखो जो b की वैल्यू है वो 4 है, माने 6 से छोटा है, तो ये नहीं हो सकता है, गलत है। b की वैल्यू यहां पर 8 है, कह रहा है b की वैल्यू 6 से बड़ा है, तो ये हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हो। अभी सबको देख लो, b की वैल्यू यहां भी 8 है, ये भी हो सकता है। b की वैल्यू यहां पर 7 है, ये भी 6 से बड़ा है, ये भी हो सकता है। इन तीनों में से कोई ना कोई हो सकता है। तो मान लो एक बार इसको चेक कर लो, तो जब b की वैल्यू 8 रखे हो, b की वैल्यू जब 8 रखोगे तो 8 में से 2 गया तो 6, तो क्या a की वैल्यू 6 आया, a की वैल्यू 6 आना चाहिए, नहीं आया, मतलब ये गलत है। फिर कह रहा है b की वैल्यू 8, तो अगर b की वैल्यू 8 रख रहे हो तो 8 में 2 गया तो 6, a की वैल्यू देखो 6 आ रहा है, इसलिए ये सही है। समझ पा रहे हो कि नहीं। और b की वैल्यू अगर 7 रखो, 7 में से 2 जाएगा 5, a की वैल्यू 5 आना चाहिए, तो देखो 8 आ रहा है, मतलब ये गलत है। ठीक है, तो ये सही है। तो आई होप कि आपको जो क्वेश्चन में पहला था ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट। क्वेश्चन में नेक्स्ट आपको यहां पे ऊपर दिख रहा होगा और कह रहा है कि यक्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए इतना इतना एक तुल्यता संबंध है। कह रहा है बताइए ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। अगर तुल्यता संबंध है तो क्या होना चाहिए, पहले स्वतुल्य होना चाहिए, फिर सममित होना चाहिए, फिर संक्रमक होना चाहिए। अगर ये तीनों है तो ये क्या होगा, ये होगा स्वतुल्य समुच्चय, ये होगा तुल्यता संबंध। और मैं आपको बता दूं इस टाइप के क्वेश्चन जो स्वतुल्य, संक्रमक और सम्मित वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं हर साल। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखना। देखो बताना है कि ये तुल्यता संबंध है कि नहीं, तो पहले स्वतुल्य चेक कर लो, सम्मित चेक कर लो और संक्रमक चेक कर लो। अगर ये तीनों है तो इसका मतलब वो तुल्यता संबंध है। तो आओ बात करते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए क्या होता है, कोई एक संख्या लो और कह रहा है देखो r की वैल्यू इस रूप में तो है, कह रहा है जहां a की जो वैल्यू है वो यक्स है, और क्वेश्चन के ऊपर कह रहा है कि यक्स एक वास्तविक संख्या है। यक्स एक वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्या क्या होता है आपको अच्छी तरीके से मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो फटाफट मैं बता देता हूं। रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -4, रूट के अंदर -6, इन्हीं को छोड़ दो। मतलब रूट के अंदर जो माइनस में जो संख्याएं लिखी होती है उनको छोड़ दो, बाकी जो भी संख्याएं होती है सब वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, उसको इसे r से लिखते पर यहां पर यक्स से लिखा गया है। ठीक है, अब ये जो r लिखा गया ये रिलेशन है, रिलेशन a और b के रूप में r की वैल्यू हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है a बराबर b, समझो पहले कह रहा है a बराबर b, यानी r की जो वैल्यू आई है कैसे लिखोगे, ब्रैकेट में पहले ये फिर भी, लेकिन क्या कह रहा है a और b दोनों बराबर होने चाहिए। समझ पा रहे हो कि नहीं, a और b की जो वैल्यू रखना है वो दोनों बराबर होने चाहिए। स्वतुल्य के लिए क्या करते हैं, किसी एक संख्या को लेते हैं। तो कोई भी एक संख्या ले लो, मान लो माना कोई वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या लेना है, माना कोई वास्तविक संख्या क्या है, a है। समझ पा रहे हो कि नहीं, तो a के बराबर होगा ही ना। मतलब देखो संबंध क्या है, इनके बीच में बराबर का संबंध है, तो a बराबर a, क्योंकि a के बराबर होगा। हर वास्तविक संख्या खुद के तो बराबर होगी ही ना। तो अगर ये a के बराबर है तो कहोगे स्वतुल्य है, स्वतुल्य है, यानी कहोगे स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, खत्म पहला। फिर सेकंड क्या करना है, सेकंड हमको चेक करना है कि ये सम्मित है कि नहीं। सम्मित में क्या मानोगे, दो वास्तविक संख्या, माना आप लिख लो, माना कोई दो वास्तविक संख्या a और b है, आप लिख लेना। ठीक है, अब इनमें संबंध क्या है, इनमें संबंध बराबर का है।
तो कहोगे a बराबर b, अगर a बराबर b है तो b बराबर b क्या होगा, a होगा। यानी a का b में जो संबंध है वही संबंध b का a में भी है। इसका मतलब, और देख लो पहले, अगर आप कोई भी वास्तविक संख्या लेते हो, चाहे 5 ले लो, 10 ले लो, 20 ले लो, तो अगर दो संख्याएं बराबर हैं, यानी अगर कोई संख्या आप ले रहे हो, अगर वो दूसरी संख्या के बराबर है तो दूसरा वाला भी पहले वाले के बराबर होगा। तो आप कह सकते हो अतः नहीं, सीधे कह सकते हो अतः ए और बी में सममित संबंध है। समझ पा रहे हो, सममित भी हो गया। अब बात करते हैं संक्रमक की, तो लिखोगे माना, जैसे यहां पर माना कोई वास्तविक संख्या ए है, यहां पर माना कोई वास्तविक संख्या ए और बी है, और संक्रमक सिद्ध करने के लिए माना कोई वास्तविक संख्या ए बी सी है। देखो यहां पर वास्तविक संख्या इसलिए मान रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी क्या है, वास्तविक संख्या है, इसीलिए कर रहा हूं। अगर कहता है ए और बी प्राकृतिक संख्या है तो मानते माना कोई 3 प्राकृतिक संख्या ए बी और सी है, तो ये वास्तविक है, तो कहोगे माना कोई 3 वास्तविक संख्या ए बी और सी है। संबंध क्या है, बराबर का। तो अगर a बराबर b और b बराबर c, यानी अगर a और b के बीच में बराबर का संबंध है और b और c के बीच में भी बराबर का संबंध है, तो ये बराबर b, b बराबर c, तो a c के बराबर नहीं होगा। तो अब सी बात है, a c के बराबर होगा, तो कह सकते हो इसीलिए, या कहते हो तो a बराबर c के भी होगा। तो अगर ये बराबर c के है, अतः ये कौन संबंध है, ये संक्रमक संबंध भी है। तो कह सकते हो नीचे, इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जब भी तुल्यता संबंध पूछेगा सबसे पहले क्या करोगे, देखोगे यहां पे कौन सा संबंध है, ठीक है। तो देखो यहां पर संबंध, ये स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया और संक्रमक भी हो गया, तो इसलिए ये तुल्यता संबंध है। तो क्वेश्चन में इस तरह हम लोगों ने सेकंड भी देख लिया, और इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं हो क्वेश्चन यही दिया हो, क्वेश्चन कुछ भी दिया रह सकता है, लेकिन क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछेगा, स्वतुल्य सिद्ध करो, सममित सिद्ध करो, क्या स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रमक है, कि तुल्यता संबंध सिद्ध करो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, चलो देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट भी आपको ऊपर दिख रहा होगा, कह रहा है n धन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, n में संबंध r है, मतलब वो रिलेशन r है, इस प्रकार परिभाषित है कि x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, x माइनस वाई 3 से विभाज्य है, मतलब ये जो आ रहा है वो 3 से कटेगा, ठीक है। कह रहा है इस प्रकार है कि कटेगा, x y एलिमेंट है n के, यानी x और y एलिमेंट है n के, इसका मतलब x और y क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए r तुल्यता संबंध है, मतलब तुल्यता फिर सिद्ध करना है, और तुल्यता के होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले स्वतुल्य होना चाहिए, फिर सममित होना चाहिए, फिर संक्रमक। अगर ये तीनों है तो क्या बोलोगे, स्वतुल्य है वरना तुल्यता है, वरना तुल्यता संबंध नहीं है। तो आ जाओ पहले स्वतुल्य के लिए, तो माना, देख रहे हो यहां पर एक्स वाई की बात हो रही है, एक्स वाई प्राकृतिक संख्या है, मतलब जो मानोगे एक संख्या वो प्राकृतिक होनी चाहिए, जो 2 मानोगे भी प्राकृतिक होनी चाहिए, जो 3 मानोगे वो भी प्राकृतिक होनी चाहिए, ठीक है। तो माना कोई प्राकृतिक संख्या, माना कोई प्राकृतिक संख्या a है, समझ पा रहे हो। तो देखो यहां पर x माइनस वाई है, मतलब जो दोनों में संबंध है वो अंतर का संबंध है, अंतर का समझ पा रहे हो कि नहीं, तो बिल्कुल समझ पा रहे होगे आप। तो a का a में से अंतर निकालो, a का a में से अंतर निकालो, 0 आएगा। तो क्या 0 3 से भाज्य है कि नहीं है, मतलब 0 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल जाएगा। देख लो 0 में 3 का भाग करोगे तो 3 शून्य शून्य कट गया, भाग बिल्कुल चला गया, समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन देखो संबंध क्या है इन दोनों के बीच में, संबंध है अंतर का। तो अंतर का संबंध है, तो माना कोई प्राकृतिक संख्या a है, अब a का a में अंतर निकालो 0, देखो 0 3 से भाज्य है कि नहीं, तो बिल्कुल भाज्य है, तो कहोगे अतः स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य क्लियर हुआ। अब चलेंगे हम लोग सममित पे। सममित के लिए यहीं पे मानेंगे, माना नीचे, माना कोई 2 प्राकृतिक संख्या a और b है, a और b है, इतना तो आप मान सकते हो। अब a के बीच में अगर संबंध है वही, तो b से a के बीच में भी संबंध होना चाहिए, ठीक है। तो क्या मान लेते हैं, a माइनस b, क्योंकि ये पहला वाला अंतर का संबंध है, दोनों को घटाओ, a माइनस b, अगर मान लो a माइनस b 3 से विभाज्य है, आप लिखोगे माना कि a माइनस बी 3 से विभाज्य है, तो क्या b माइनस ए भी 3 से विभाज्य होगा, अगर हो रहा है तो ये सममित संबंध है। तो आ जाओ, b माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर a माइनस बी
3 से कट गया तो देखो यहां भी तो ये माइनस बी है, बस वही निगेटिव में है। यानी अगर मैं कह दूं 6 3 से कट रहा है तो क्या -6 3 से नहीं कटेगा, तो -6 भी 3 से कट जाएगा। तो कहोगे चूंकि a माइनस बी 3 से भाज्य है, इसीलिए b माइनस ए अर्थात a माइनस बी ये भी 3 से क्या है, भाज्य है। तो ये भी भाज्य है तो ये वाला भी भाज्य है, इसका मतलब ये संबंध सममित है। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब बात करेंगे हम लोग संक्रमक की। तो संक्रमक में क्या करोगे, माना कोई 3 प्राकृतिक संख्या a b और c है, तो इनके बीच जो संबंध होना चाहिए, अगर जो संबंध है अगर वही संबंध इनके बीच में भी है तो वही संबंध इनके और इनके बीच में होना चाहिए। तो संबंध क्या है, अंतर का। तो कहोगे माना a माइनस बी 3 से विभाज्य है, इतना लिख दोगे। इसके बाद b माइनस ए, फिर कहोगे b माइनस सी भी 3 से विभाज्य है। तो अगर a माइनस सी 3 से विभाज्य है तो कहोगे संक्रमक है। अब a b c अपने मन में ही कोई 3 प्राकृतिक संख्या मान लो। समझ पा रहे हो कि नहीं। देखो यार प्राकृतिक संख्या की तो बात हो रही है ना, आप कोई भी प्राकृतिक संख्या मान सकते हो अपने मन से, कोई 3 संख्या मान लो। a की वैल्यू आप मान ले रहे हो 6 मान लिए, और b की वैल्यू क्या मान लिए, 9 मान लिए। समझ पा रहे हो। c की वैल्यू मान लिए 12। तो a माइनस बी माने 6 में से जब 9 घटाओगे तो क्या आएगा, -3। तो 3 से कटेगा रे, कटेगा कि नहीं, तो बिल्कुल कट जाएगा। मतलब इस तरह लेना है कि ये वाला 3 से कटे, ये वाला भी 3 से कटे, तो ये वाला भी 3 से अगर कटेगा तो वो क्या होगा, वो होगा संक्रमक। तो a माइनस बी माने इसमें से हमने इसको घटाया तो आया 3, वो कट रहा है। फिर b में से c को घटाओ, 9 में से 12 घटाओगे तो -3, वो भी 3 से कटेगा। तो देखो इसमें से इसको देखो, इसमें से इसको घटाने पे 3 से कट रहा है, इसमें से इसको घटाने पे 3 से कट रहा है। तो इसमें से इसको घटाओ, देखो क्या 3 से कटेगा। तो ये क्या है 6, ये है 12, 6 में से 12 जाएगा तो आएगा -6, और -6 भी 3 से कटेगा। तो कह सकते हो अतः a माइनस सी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा, इसलिए संक्रमक संबंध है। और तीनों संबंध इसलिए क्या है, सममित संबंध है, सॉरी तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो आई होप कि क्वेश्चन 5 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट पे। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अब चलो एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूर्णांक के समुच्चय। पहले इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, और सुबह चूंकि सुबह का 4 बज रहा है इसलिए बाहर से आवाज आ रही है, 3 या 4 बज रहा है, बाहर मंदिर एक पूजा हो रही है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा बहुत वॉइस जा रही हुई आप लोगों के पास। ठीक है, और आज मैं रात भर नहीं सोया हूँ, बस खाली यही आप लोगों की तैयारी कर रहा था कि आप लोगों को क्या ऐसा दूं कि जिससे आप लोग उसको पढ़ करके अच्छे नंबर गेन कर पाओ। ठीक है, चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन 8 क्या है, पूर्णांकों के समुच्चय पर जड़ पर r जो संबंध है इतना ये दिया हुआ है, x माइनस वाई मोड में x माइनस वाई बड़ा भी है बराबर भी है 1 की, ये चीज दिया हुआ है, यही चीज संबंध है। r इज इक्वल टू ये चीज दिया हुआ है, ठीक है, द्वारा दिया गया है, तब r कह रहा है r 4 ऑप्शन दिया है, कह रहा है स्वतुल्य है, संक्रमक है, स्वतुल्य है, सम्मित है, सम्मित है, संक्रमक है, एक तुल्यता संबंध है। इन चारों में से क्या है, तो आओ फटाफट देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें जो x y है वो क्या है, एक्स वाई एलिमेंट है आर का, एक्स वाई एलिमेंट है आर का, जड़ पर संबंध पूर्णांक, यानी एक्स और वाई जो है वो एक पूर्णांक है। पूर्णांक माने क्या, पूर्णांक माने जानते ही हो आप लोग, 1 2 3 4 5 0 जो अपने आप में पूरा हो, जैसे 4 3 2 ये सब पूरा है, लेकिन 3.2 ये कहां अपने आप में पूरा है, जो अपने आप में पूरा हो पूर्णांक है, जो अपने आप में पूरा नहीं है वो अपूर्णांक है। चलो अब इसको देखते हैं कि ये स्वतुल्य है, संक्रमक है, क्या है। तो पहले स्वतुल्य के लिए क्या करेंगे, कोई एक संख्या लेंगे, तो और पूर्णांक की बात कर रहा है तो क्या कहोगे, वैसे ये आपको लगाना नहीं है, बस ऑप्शन में बता देना है। तो चेक कर लेते हैं हम लोग। माना स्वतुल्य के लिए एक संख्या को मानते हैं, सम्मित के लिए 2 को मानते हैं, और संक्रमक के लिए 3 को मानते हैं। तो पूर्णांक की बात कर रहा है तो क्या कहोगे, माना कोई एक पूर्णांक a है, तो यही चीज इसके लिए चेक कर लो। तो मॉड में a में से देखो अंतर संबंध क्या है, अंतर का, तो ये मॉड लगा दो, जो ये x में से y घटाया गया, a में से a को घटा दो, a माइनस ये मॉड में बड़ा है बराबर 1 के,
ए से घटाओगे 0 आएगा, और मॉड में 0 बड़ा है बराबर 1 के, ये मॉड हटेगा 0 बड़ा है बराबर 1 से, तो 1 क्या है, बड़ा वास्तव में है 0 से, तो मतलब ये फॉलो हो रहा है, तो फॉलो हो रहा है इसका मतलब ये स्वतुल्य है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है जिसमें पहला दूसरे में स्वतुल्य दिख रहा है, तो स्वतुल्य है, करेक्ट स्वतुल्य है। अब चेक करो सम्मित है कि नहीं, तो लिखोगे माना कोई दो पूर्णांक ए और बी है, ठीक है, तो एक बार यही चेक करोगे इसके लिए। अच्छा पूर्णांक खाली मानना है ना, कोई दो पूर्णांक, आप कोई दो नंबर भी मान सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दो नंबर मान लेते हैं, ऐसा दो नंबर मानो जो इस कंडीशन को फॉलो करे, इस कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, ऐसा कुछ मानो आप। तो यहां पर दो जो है ए और बी, या मान लो एक्स और वाई ही मान लो, दो माने हो, वो मान लो एक्स बराबर पूर्णांक तो मानना है, मान लो 1 मान लो, वाई बराबर क्या मान लो 0 मान लो, दोनों पूर्णांक है। तो आ जाओ ए 1 माइनस एक्स माइनस वाई, एक्स माने क्या 1 माइनस वाई माइनस 0 बड़ा है बराबर 1 के, देख लो है कि नहीं। तो घटाओगे तो क्या आएगा, घटाओगे तो 1 आएगा मोड में, बड़ा है बराबर 1 के, 1 बराबर है बड़ा बराबर, तो देखो बराबर है 1 1 के, तो मतलब अगर ये वाला है तो ये वाला भी होना चाहिए, इसमें से ये घटा दो, 0 माइनस 1 बड़ा है बराबर 1 है, घटाओगे तो माइनस 1 आएगा मोड में, बड़ा है बराबर 1 के, मोड हटेगा तो माइनस भी हट जाएगा, 1 बड़ा है बराबर है 1 के, देखो 1 1 के बराबर है, तो जो चीज यहां पे आ रहा है वही चीज यहां पे आ रहा है, मतलब ये सम्मित भी है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सम्मित भी है। अब चेक कर लो ये संक्रमक है कि नहीं, अगर ये संक्रमक है तो ये क्या हो जाएगा, ये तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो माना कोई तीन पूर्णांक कुछ भी मान सकते हो आप, तीन पूर्णांक कुछ भी मान लो, तो मान लो अब ऐसा मानो कि जो ए बी सी, जो ए का बी में संबंध यही हो, बी का सी में भी हो, तो ए का सी में हमको अगर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, संक्रमक हो जाएगा। तो ये बी को कुछ ऐसा मानो जो इसके बीच में रहे, तो ए की वैल्यू हम मान लेते हैं, पहले वाले की वैल्यू मान लेते हैं हम 1, दूसरे वाले की वैल्यू भी मान लेते हैं हम 0, ठीक है। और बी से सी के बीच में भी यही इसको फॉलो करे, इसको मान लेते हैं हम 1। चलो ए का बी में निकालो, तो मोड में ए माने क्या 1, बी माने क्या ये दूसरा वाला 0, बड़ा है बराबर 1 है, फॉलो कर रहा है क्या, तो बिल्कुल ये हो जाएगा मोड में 1 बड़ा है बराबर 1 के, घटाओगे 1 बड़ा है बराबर 1 है, फॉलो कर रहा है। अब b माइनस सी को फॉलो कर रहा है, तो b की वैल्यू क्या है मोड में, b की वैल्यू 0 माइनस सी की वैल्यू क्या है 1, बड़ा है बराबर 1 है, घटाओगे तो क्या आएगा -1 बड़ा है बराबर 1 की, ये हटेगा तो 1 बड़ा है बराबर 1 की, ये भी फॉलो कर रहा है। तो ये वाला भी अगर फॉलो किया तो कहोगे क्या है, संक्रमक है। तो आ जाओ ये वाला माने क्या 1 माइनस वाई वाला माने ये बड़ा है बराबर 1 के, घटाओगे तो क्या आएगा 0 है, बड़ा है बराबर 1 के। अब देखो 0 से 1 बड़ा है लेकिन बराबर नहीं है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, बराबर आ रहा था, एक मिनट, जो 1 है ना वास्तव में 0 से बड़ा है, यहां बराबर है, यहां बराबर है, बड़ा है, मतलब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ना, तो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो ये क्या है, सम्मित भी है, संक्रमक भी है, तीनों इसलिए क्या है, तुल्यता संबंध है। तो आई होप कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। संबंध में बस हमको खाली यही पढ़ना था, संबंध आपको समझ में आ गया। दुआधारी संबंध में हमको खाली यही 3 पढ़ना था, बोर्ड परीक्षा में यही 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने संबंध पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे फलन पे कि फलन क्या होता है, और फलन समझने के बाद कि फलन में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं उसको देखते हैं। तो फटाफट देख लेते हैं फलन के बारे में। आ जाओ, देखो फलन क्या होता है। मान लो कोई सेट लिखा हुआ है a बराबर 1 2 3 और कोई सेट लिखा है b बराबर 2 3 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, a में क्या क्या दिया है 1 2 3, b में क्या दिया है 2 3 4, और यहां पे क्या है, अगर कार्तीय गुणा करोगे यार तो 1 का गुणा एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा, 2 का गुणा भी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, 3 का गुणा इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो यहां पर कोई कंडीशन नहीं है ना, किसी का भी संबंध हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी कार्तीय गुणा करते हैं तो 1 का इस 1 का पहले पूरे में होता, 2 का पूरे में होता, 3 का पूरे में होता, तो किसी का देख रहे हो इस 1 का इसमें 3 मान है, 1 का मान 2 भी हो सकता है, 1 का मान 3 भी हो सकता है, 1 का मान 4 भी हो सकता है। लेकिन फलन में ऐसा नहीं होता है भाई। फलन में
इनमें जितने लोग बैठे हैं ना, सभी लोगों का सिर्फ इसमें एक ही मान हो सकता है, एक से अधिक मान हो ही नहीं सकता है। जैसे यहां पर एक का तीनों के साथ संबंध है। देखो जो फलन होता है वो एक प्रकार का संबंध ही होता है, ठीक है, लेकिन फलन में कुछ कंडीशन होते हैं, तो आओ उस कंडीशन को देख लेते हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सेट है, तो एक जो सेट है वो सेट x है, जो सेकंड वाला सेट है वो सेट क्या है, y है। यहां पर मान लो राजा दशरथ लिखा हुआ है, राजा दशरथ, यहां पर देखो आपको सिर्फ समझना है। और फिर लिखा है वासुदेव, यहां पे मैं लिख दूं राम, लक्ष्मण, भरत और कृष्ण। देखो मैं आपको बताऊं कि जो इधर वाला होता है, देखो समझो पहले, आप फिर से देखो एक बार, यहां पे क्या देख रहे हो, राम के क्या इसमें दो मान हो सकते हैं? राम के देखो फलन होने के लिए पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि फलन होने के लिए इसमें जितने भी लोग हैं ना, सभी लोग का कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। जैसे यहां पर मान लो लक्ष्मण का संबंध है, मान लो यहां पे मैं लिख दूं रघुवीर, रघुवीर, तो यहां पे क्या देख रहे हो, राजा दशरथ का संबंध राम से है, लक्ष्मण का संबंध राजा दशरथ से है, भरत का संबंध राजा दशरथ से है, कृष्ण का संबंध वासुदेव से है, लेकिन रघुवीर का संबंध किससे? रघुवीर का संबंध किसी से नहीं है। और मैंने क्या बताया, फलन एक संबंधी होता है, तो ये एक संबंध हो सकता है लेकिन ये फलन नहीं है। अगर ये फलन होना है इसको, तो फलन होने के लिए दो कंडीशन होने चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये फलन है, अगर दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है तो ये फलन नहीं है। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि इसमें जितने भी लोग हैं सभी लोग उसमें बिजी होने चाहिए। जैसे इसका भी एक संबंध है, 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 तो इसका भी कोई ना कोई संबंध होना चाहिए। अगर संबंध होता तभी ये फलन होता, लेकिन संबंध नहीं है, मतलब ये फलन नहीं है। रघुवीर को हटा दो, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोगों का संबंध है, मतलब फलन का जो पहला कंडीशन उसको ये फॉलो कर रहा है। अब फलन का सेकंड कंडीशन क्या है, तो फलन का सेकंड कंडीशन ये है, देखो मैं आपको बताऊं कि इसमें जितने बंदे बैठे हैं इसका इसमें दो मान नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें जो बंदे बैठे हैं इन लोगों का इसमें दो मान हो सकता है। यह है दूसरा कंडीशन। जैसे राम के दो पिता थोड़ी ना हो सकते हैं, इनमें और इनमें संबंध क्या है, पिता का संबंध है। राम के पिता दशरथ, लक्ष्मण के पिता दशरथ, भरत के पिता दशरथ, कृष्णा के पिता वासुदेव, तो इसमें इधर वाला जो है इसका उसमें दो मान नहीं हो सकता है, लेकिन जो इधर वाला है इसका इसमें दो मान हो सकता है। दशरथ का देखो तीन मान है, मतलब दो से अधिक मान हो सकता है, लेकिन इसका उसमें एक से अधिक मान नहीं हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो फलन का ये कंडीशन नंबर सेकंड है, और अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको फलन बोलते हैं। फलन माने इधर जितने बंदे बैठे हैं सब उसके साथ बिजी होने चाहिए, सबका संबंध उसमें होना चाहिए। सेकंड कि इसमें जितने बंदे बैठे हैं इनका दो मान उसमें नहीं होना चाहिए, तो इसी को बोलते हैं फलन। इसी प्रकार के संबंध को फलन बोलते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। देखो यहाँ पर ये जो सारे इंट्रोडक्शन ये देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं पाओगे तो आप क्वेश्चन को सही से नहीं लगा पाओगे। ठीक है, इसलिए ये सारे इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इसको डोमेन बोलते हैं। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं इसको सा डोमेन बोलते हैं, समझ लो। इसको डोमेन बोलते हैं, इसको सा डोमेन बोलते हैं, बस। इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सा प्रांत बोलते हैं। ज्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना ही। समझ पा रहे हो कि नहीं? अब देखो ये जो राम है, राम का संबंध दशरथ के साथ है कि नहीं? तो इसको प्रतिबिंब बोलते हैं। राम के प्रतिबिंब दशरथ, लक्ष्मण के प्रतिबिंब दशरथ, भरत के प्रतिबिंब दशरथ, कृष्णा के प्रतिबिंब वासुदेव। बस इतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं। समझ पा रहे हो कि नहीं? यानी इधर वाले जो होते हैं इस बंदे के प्रतिबिंब होते हैं। राम का प्रतिबिंब ये, मतलब जिनके साथ संबंध बनेगा वो प्रतिबिंब, उधर वाला प्रतिबिंब होगा, इधर वाला नहीं। ठीक है, राम का प्रतिबिंब दशरथ, लक्ष्मण का प्रतिबिंब ये, इनके प्रतिबिंब ये, इनके प्रतिबिंब ये। इतनी बात समझ पा रहे कि नहीं? इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं क्या, सा डोमेन। ठीक है, सा डोमेन माने इसी को। देखो जैसे यहां पर क्या हो रहा है कि ये दो लोग हैं ना जो संबंध बना रहे हैं, तो ये क्या दो लोग क्या है, देखो मैंने क्या बताया कि इसमें उपस्थित सारे बंदे बिजी होने चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि इसमें उपस्थित सारे बंदे बिजी होने चाहिए। जैसे मैं यहां पे लिख दूं रघुवीर, तो रघुवीर बिजी थोड़ी ना है, ये पूरा साप्रांत है, लेकिन जितने लोग संबंध बना रहे हैं उनको बोलते हैं रेंज। दशरथ और वासुदेव क्या है, रेंज है। इनके प्रतिबिंब ये है, इनका प्रतिबिंब ये है, इनका प्रतिबिंब ये है, लेकिन ये पूरा क्या है, प्रांत है, ये पूरा सा प्रांत है। सा प्रांत में ये तीनों बंदे आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं परिसर की, तो परिसर में इनमें जो बंदे संबंध बना रहे हैं वो परिसर है, ये दोनों क्या है, परिसर है। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल। अब यहां पर क्या है, इन दोनों में डिफाइन है एक फलन, इसी को बोलते हैं फलन। इसी प्रकार के संबंध को फलन बोलते हैं, यानी कि इसका ये इसमें परिभाषित है। अगर वो दो कंडीशन फॉलो किया तो ये इसमें परिभाषित है, इस प्रकार के संबंध को फलन बोलते हैं।
यानी जो ये फलन है यफ, वो फलन इनमें से इसमें परिभाषित है। समझ पा रहे हो कि नहीं? कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखोगे यफ, ठीक है, इसके बाद कहोगे यक्स परिभाषित है वाई में। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख सकते हो क्या, कि ये जो इसमें परिभाषित है, यानी जो यक्स है वो परिभाषित है वाई के साथ, यानी यक्स वाई में परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? फलन के द्वारा। तो फलन जो है, ये जो फलन है वो, ये फलन कैसा है? ये जो फलन है वो कैसा है? एक्स डिफाइन है वाई में, मतलब एक्स परिभाषित है वाई में। तो यहां पर क्या है? एक्स वाई में परिभाषित है, ये ऐसा फलन है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसको एक तरीके से और भी लिख सकते हो। कैसे? ये जो y है लिखो y बराबर एफ एक्स। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर मैं कहता फलन ये डिफाइन है b में, तो क्या बोलते कि ये वाला देखो, अगर फलन x डिफाइन है y में, इसका ये मतलब है ये x वाला क्या है? प्रांत है, और y वाला क्या है? y वाला सह प्रांत है। अगर ये डिफाइन है b में, इसका मतलब जो ये फलन है उसका प्रांत क्या है? a, और सह प्रांत क्या है? b। कैसे लिखोगे इसको? ये फलन b बराबर एफ ए। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था फलन को, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको इतना समझ में आ गया तो फटाफट 2-3 चीजें और समझ लेते हैं, और वो चीजें समझने के बाद फलन के जो सारे क्वेश्चन है उसको आप चुटकियों में लगा ले जाओगे। तो पहले नंबर आप सीख गए हो फलन में 2 कंडीशन है कि इधर वाले सारे बंदे उधर संबंध बना रहे होते हैं, बनाना ही चाहिए, और सेकंड इन बंदों का उसमें दो मान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो ये फलन है। फलन को कैसे लिखते हैं मैंने आप लोग ये भी अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलो देखो फलन तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमको यहाँ पर फलन 2 ही प्रकार का पढ़ना है। एक पढ़ना है एकैकी फलन, और एक होता है आच्छादक फलन। ये 2 फलन पढ़ना है। बोर्ड में इन्हीं दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और अगर आपने इतना पढ़ लिया तो फलन के भी सारे क्वेश्चन आप पिकअप कर सकते हो। तो देख लो एकैकी फलन क्या होता है? एकैकी फलन, तो आप तेज पढ़ा रहे हैं कि टाइम लॉस ना हो। अब फलन बनाने के लिए 2 सेट होना चाहिए। मान लो एक सेट ये है, एक सेट ये है। ये जो सेट है x है, ये जो सेट है y है। ठीक है, तो अगर यहां पर जितने अवयव हैं, जितने भी बंदे हैं, उन सभी बंदों का, इनमें अलग अलग बंदों का अलग अलग प्रतिबिंब हो। जैसे मान लो यहां पे मैं कह दूं 2, 3, 4, यहां पे कह दूं ABC, तो इनमें किसी बंदों का इसमें 2 मान तो हो नहीं सकता है, पर इन बंदों का तो इसमें 2 मान तो हो ही सकता है। देख लो ऐसे हो सकता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब 2 का प्रतिबिंब भी ये है, 3 का प्रतिबिंब भी ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जितने बंदे हैं सभी बंदों का अलग अलग प्रतिबिंब होना चाहिए। 2 का प्रतिबिंब ये है तो 3 का प्रतिबिंब बी होना चाहिए, 4 का प्रतिबिंब सी होना चाहिए। इसमें जितने लोग हैं सबका प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए। अब देखो सभी का प्रतिबिंब अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं एकैकी। एकैकी माने एक और एक, यानी एक का प्रतिबिंब एक होना चाहिए, अलग अलग लोगों का प्रतिबिंब अलग अलग लोग होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं एकैकी फलन। इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये तो हो गया एकैकी फलन। पर क्वेश्चन इज दैट कि बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए ये फलन एकैकी है कि नहीं। जैसे एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन है, मान लीजिए एफ एक फलन है, आर डिफाइन है आर में, यानी ये प्रांत है और ये क्या है? सह प्रांत है। आर माने रियल नंबर है। ठीक है, मतलब प्रांत भी एक रियल नंबर है और सह प्रांत भी एक रियल नंबर है। तो कह रहा है एफ एक्स बराबर 2x + 1। एफ एक्स बराबर 2x + 1, जहां x एलिमेंट आर का दर्शाइए कि एकैकी प्रश्चित्रण है कि नहीं, मतलब एकैकी फलन है कि नहीं है। तो देख लो यार, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है कि बताइए एकैकी फलन है कि नहीं, तो देखो बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना, समझना मुझे कुछ नहीं। क्वेश्चन को कैसे लगाएगा मैं आपको बता दूं। देखो अगर x1 बराबर x2 आया तो कहोगे फलन एकैकी है, अगर नहीं आया तो बोलोगे बहु एकैकी है। तो बहु एकैकी के बारे में कभी क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, पूछेगा तो अगर ये नहीं आएगा तो कहोगे बहु एकैकी है। अब कैसे लगाओगे आप, तो मैं आपको बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो सबसे पहले क्या करोगे आप, f(x1) बराबर कर लोगे f(x2). आपको यह करना पड़ेगा। एक ही वाले क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, f(x1) बराबर f(x2) करना पड़ेगा। अब देखो यहां पर x है तो यहां पर x है, लेकिन अगर यहां पर x1 होता तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा। तो f(x) बराबर इतना, तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर अगर 1 कर दिया जाए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x1 + 1 बराबर यहाँ पर x, तो यहाँ पर x है। अब अगर यहाँ पर x2 कर दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो 2x2 + 1, 1 से 1 कट गया, 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2। देख लो x1 बराबर x2 है तो कहोगे एक एक ही है, आप तुरंत कहोगे अतः फलन एक एक ही है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देखो पहले जो फलन दिया रहेगा उस फलन से fx1 का मान निकालना है, fx2 का मान निकालना है, दोनों बराबर कर देंगे करके हल करना है। अगर ये है तो कहोगे फलन एक एक ही है, नहीं है तो कहोगे फलन बहु एक एक ही है। इतनी बात समझ पाएगी नहीं? एक एक ही फलन क्या होता है और कैसे आप क्वेश्चन लगाओगे एक एक ही फलन के। तो एक क्वेश्चन था, मैंने आपको उसको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब हम बात करेंगे आच्छादक फलन की, कि ये आच्छादक फलन क्या होता है। देखो यार, अगर मैं कह देता यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 8 है, तो ये भी एक एक ही फलन होता, क्योंकि इसमें जितने भी बंदे हैं हर बंदों का अलग अलग प्रतिबिंब है ना। 2 का प्रतिबिंब कुछ दूसरा है, 3 का कुछ दूसरा है, 4 का कुछ दूसरा है, बाकी ये 7 8 शेष बच जा रहे हैं, इससे हमें मतलब नहीं है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो इसको बोलते हैं एक एक ही फलन। और बहु एक एक ही फलन रहेगा तो x1 बराबर x2 आएगा, लेकिन बहु एक एक ही रहेगा तो x1 बराबर x2 नहीं आएगा। बहु एक एक ही क्या होता है तो देख लो, इसमें एक बंदे का, इसमें कई बंदों का एक ही प्रतिबिंब हो तो उसको बोलते हैं बहु एक एक ही। मतलब ये 2 3 का प्रतिबिंब अगर एक ही बंदा होता, खाली ये होता, तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये 2 लोगों का प्रतिबिंब एक ही बंदा है। तो अगर इसमें इनमें कई लोगों का प्रतिबिंब एक ही होता है उसको बोलते हैं बहु एक एक ही। और बहु एक एक में x1 बराबर x2 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, उसको बोलते हैं बहु एक एक ही। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब बात करेंगे अब बात करेंगे आच्छादक फलन की। और आच्छादक फलन आप समझ लिए तो फिर समझ जाओ काम बन गया। अब आच्छादक फलन क्या होता है? तो आच्छादक फलन, देखो यार, आच्छादक फलन में क्या होता है, मान लो कोई 2 फलन है, एक फलन x है, एक फलन क्या है, y है, ठीक है। अब मान लो इसमें क्या होता है कि इधर वाले जितने बंदे हैं ना, हर बंदे बिजी होने चाहिए। मतलब इसमें जितने बंदे, हर बंदे इसका कुछ ना कुछ प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे मैं कह दूं यहाँ पर 2 3 4, यहाँ पर मैं कह दूं A B C, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, देखो A ये ऐसे है, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, यहाँ पर एक और कह दो D, ये भी ऐसे है। तो क्या देख रहे हो कि इसमें जितने भी बंदे हैं 2 3 4, ये सब बिजी है कि नहीं, ये सब प्रतिबिंब है कि नहीं, इसका सब प्रतिबिंब रहेंगे तो ये आच्छादक फलन रहेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर मैं कह दूं 7, यहाँ पे मैं कह दूं 12, अब क्या इधर वाले सबके सब प्रतिबिंब हैं? केवल 2 और 3 और 4 ही तो प्रतिबिंब है, 2 लोग बच जा रहे हैं जो प्रतिबिंब नहीं है, तो उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। यानी अगर इसमें जितने बंदे हो सारे बंदे प्रतिबिंब ना हो तो उसको बोलेंगे अंतःक्षेपी फलन। लेकिन अगर सभी बंदे क्या हो, प्रतिबिंब हो, तो उसको बोलेंगे आच्छादक फलन। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आच्छादक फलन है कि नहीं। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो जैसे अगर कोई फलन दिया है, पूछे बताइए कि ये एक एक ही फलन है कि नहीं, तो x1 बराबर x2 आया तो एक एक ही है। तो वैसे आच्छादक 2 ही क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, या तो एक एक ही पूछता है या तो आच्छादक पूछता है। तो अगर पूछे कि बताइए फलन आच्छादक है कि नहीं, तो आप उसको कैसे बताओगे? तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि वो आच्छादक है कि नहीं। तो पहले क्वेश्चन ले लूं। चलो एक क्वेश्चन ले लिया हूं, आपको क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। कह रहा है मान लीजिए कि fx = 3x, fx = 3x और द्वारा परिभाषित फलन कह रहा है f, जो फलन है r डिफाइन है r में, यानी प्रांत भी r है, परिसर साप्रांत भी r है। तो कह रहा है बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। कह रहा है फलन एक एक ही आच्छादक है, बहु एक आच्छादक है, एक एक ही परंतु आच्छादक नहीं है, क्या क्या नहीं है। तो आओ देख लो पहले एक एक ही है कि नहीं, फिर आच्छादक है कि नहीं। एक एक ही आपने सीख गया है कि कैसे आप निकालते हैं, फिर भी यहाँ निकाल के देख लेते हैं। एक एक ही में क्या होता है, सबसे पहले f(x1) बराबर क्या करते हैं, f(x2), और ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अब देखो यहाँ पर fx, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x है। अब यहाँ पे अगर x1 कर दिया जाए तो यहाँ पर 3x1 हो जाएगा। तो fx1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x1 बराबर fx बराबर ये है। यहाँ पर अगर 2 कर दिया जाए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3x2, इसलिए कटा x1 बराबर x2, मतलब ये फलन एक एक ही है। अब बहु आच्छादक है, सॉरी आच्छादक है कि नहीं, कैसे पता करते हैं? तो ध्यान से देखना। आच्छादक पता करने के लिए सबसे पहले जो फलन दिया उसको लिख लो। fx बराबर क्या दिया हुआ है, 3x। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद क्या करना, आपको इस fx के स्थान पे y कर देना है। क्या कर देना है, y कर देना है। y बराबर क्या हो गया, 3x। अभी क्या है, y की वैल्यू दिया है तो अब x की वैल्यू आप निकाल लो।
अभी ये y की वैल्यू 3x दिया, अब x की वैल्यू निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा y बटा 3। समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके बाद जरूरी होती है इस वाले पॉइंट की, यानी जो फलन है वो r डिफाइन है r में, यानी r में परिभाषित है, यानी ये प्रांत है, ये भी परिसर सह प्रांत है। तो यानी जो प्रांत है वो क्या होना चाहिए? प्रांत माने क्या? ये जो पहला वाला होता है x, ये प्रांत है और ये सह प्रांत है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कह रहा है प्रांत भी रियल नंबर होना चाहिए, सह प्रांत भी रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर माने वास्तविक संख्या होनी चाहिए, ठीक है? तो ये y माने सह प्रांत, y की वैल्यू कोई वास्तविक संख्या रखो, यहां पर y की वैल्यू कोई वास्तविक संख्या रखो, और अगर ये भी, ये जो x की वैल्यू आए, अगर वो भी वास्तविक संख्या आ जाए तो कहोगे वो क्या है? वो आच्छादक है। लेकिन अगर y की वैल्यू वास्तविक संख्या रखने के बाद यहां पर x की वैल्यू भी वास्तविक है, लेकिन अगर वास्तविक नहीं आई तो कहोगे आच्छादक नहीं है, ठीक है? तो क्या करते हैं, y की वैल्यू कोई वास्तविक संख्या लेते हैं, वास्तविक संख्या 5 ले लो, तो x बराबर यहां पर क्या करोगे 5 बटा 3। अब 5 में 3 का भाग करोगे आएगा x, वो भी एक वास्तविक संख्या है, तो कहोगे ये आच्छादक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आच्छादक ऐसे पता करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एकाकी कैसे निकालते हैं, आच्छादक कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं और उस क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको समझाता हूं। आ जाओ, एक क्वेश्चन 7 है, आपको ऊपर दिख रहा होगा, और उसमें भी 4 ऑप्शन है, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। पूछ रहा है, कह रहा है फलन fx बराबर x क्यूब, और कह रहा है फलन, देख लेते हैं अपने वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं? तो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। कह रहा है फलन r डिफाइन है r में, समझ रहे हो आप अच्छी तरीके से? ये फलन है r डिफाइन r में, मतलब ये प्रांत है और ये क्या है? सह प्रांत है, ठीक है? चलो तो बताना है, 4 ऑप्शन दिया, एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकाकी है लेकिन आच्छादक है, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। तो फटाफट चेक कर लेते हैं पहले एकाकी है कि नहीं। तो कैसे करोगे? पहले fx1 बराबर fx2, ठीक है? fx1 की वैल्यू क्या होगी? यहां पर x, तो यहां पर x, यहां पर 1 कर दिया जाए तो यहां 1 हो जाएगा x1 क्यूब। अरे इसमें जहां जहां ना x वहां पर 1 हो जाएगा बस, इसमें जहां जहां x वहां पर 2 हो जाएगा बस, x2 का क्यूब, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करोगे? देखो यार, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसको इधर ले आओ। तो x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है? x1 प्लस x2, और क्या होता है? नहीं, x1 माइनस x2, और x1 का इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस ab, x1 x2 बराबर क्या? 0। देखो यार, बहुत ही सिंपल है ना। मैं आपको बताऊं, ये x1 x2 माने जो x की वैल्यू रियल नंबर है, क्या है? रियल नंबर है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यार अगर ना आप देखो, x माने क्या है? x माने ये प्रांत। यार x के स्थान पे आप कोई भी रियल नंबर रख दो ना, इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि रियल नंबर आप रखोगे ना तो देखो ये वर्ग वर्ग भी बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर घटाओगे तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता है। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो इन दोनों में से कोई ना कोई तो 0 होगा, तो ये तो 0 नहीं हो सकता है। तो कहोगे ये 0 नहीं है, तो यही 0 हो सकता है। तो x1 माइनस x2 बराबर क्या? 0। ये उधर जाएगा, x1 बराबर क्या आ रहा है? x2। x1 बराबर x2 आ रहा है, मतलब ये है एकाकी है, इतनी बात श्योर है। अभी आच्छादक है कि नहीं? तो आच्छादक कैसे पता करते हैं? आच्छादक पता करने के लिए सबसे पहले इस फलन को लेते हैं, fx बराबर x क्यूब, इसके स्थान पे लिखेंगे y बराबर x क्यूब, और यहां से निकालेंगे x की वैल्यू। देखो y की वैल्यू भी तक दिया है, अब x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? रूट में y। ध्यान से देखना, x माने क्या? प्रांत। प्रांत क्या है? रियल नंबर। और y माने क्या? सह प्रांत, ये भी क्या है? रियल नंबर। अब अगर सह प्रांत की वैल्यू जो रियल नंबर है, यहां पर कोई रियल नंबर रखो, अगर ये भी रियल नंबर मिले तो ये आच्छादक है। तो y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, कोई भी रियल नंबर रखो, तो यार अगर y की वैल्यू -2 रख दे तो -2 भी एक रियल नंबर है। तो x बराबर, अगर y की वैल्यू -2 रख दे तो ये -2 आ गया। x की वैल्यू रूट में -2 आया, और रूट में -2 वास्तविक संख्या नहीं, एक काल्पनिक संख्या है। मतलब y की वैल्यू वास्तविक संख्या रखने पर जो x की वैल्यू आई वो एक वास्तविक संख्या नहीं है बल्कि काल्पनिक संख्या आ गई, मतलब ये आच्छादक नहीं है। अगर x की वैल्यू वास्तविक संख्या आती तो ये क्या होता? ये होता आच्छादक, मतलब आच्छादक नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है? एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं है। तो एकाकी लेकिन आच्छादक नहीं है, उस पर आप टिक लगा दो और बोर्ड में आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? तो ये रहे कुछ कॉन्सेप्ट
फलन के और इसके, ठीक है। अब बोर्ड में यहां से एक टाइप का क्वेश्चन और पूछता है, उसको बोलते हैं गॉफ और फॉग। तो गॉफ और फॉग के बारे में फटाफट मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका 10 में से 8 नंबर तो बन गया। अब ये गॉफ फॉग क्या होता है देख लो यार, देखो GOF गॉफ और FOG फॉग, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। कुछ दिया रहता है और कहता है गॉफ और फॉग का मान निकालो। चलो एक क्वेश्चन आपको ऊपर दिखा दे रहा हूं, वहां पे कह रहा है fx बराबर मॉड में x और gx बराबर 5x माइनस 2, ठीक है। तो कह रहा है गॉफ तथा फॉग का मान ज्ञात कीजिए। अब यार ये मान कैसे निकालते हैं, और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है यार। तो अगर आप ये पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर तो पक्का है बन गए, 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे। अब देखो यार गॉफ की वैल्यू कैसे निकालते हो, तो ध्यान से देखना। अगर गॉफ की वैल्यू निकालनी है ना तो ध्यान दो, यहां पे लिख दो G, ये O का मतलब होता है ब्रैकेट। अब यहां पे F है ना, तो यहां पे लिखोगे FX। यहां पे जो G है, G का मतलब है GX, यहां पर जो F है, F का मतलब है FX। तो गॉफ माने क्या G और यहां पे ब्रैकेट हो गया, F माने FX। तो G यार fx की वैल्यू क्या है, fx की जो वैल्यू है वो है मॉड में x, तो fx के साथ में क्या रखोगे, मॉड में x रख दोगे, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर gx, यहां पर x है तो यहां पर x है। अगर इस x के साथ में हाथी रख दोगे तो यहां पर हाथी हो जाएगा x के स्थान पे, समझ पा रहे हो कि नहीं। x के साथ में घोड़ा कर दोगे तो यहां पर घोड़ा हो जाएगा। अब g यहां पर मॉड में x है तो क्या हो जाएगा, बराबर ये 5 हो गया और यहां पे मॉड में x है तो x के स्थान पे क्या हो जाएगा, मॉड में x और -2। ये आ गया गॉफ की वैल्यू। अब हमको निकालना है फॉग की वैल्यू। कैसे निकालोगे फॉग की वैल्यू, तो कहोगे FOG बराबर क्या हो जाएगा, F, इस O का मतलब क्या, ब्रैकेट, और G का मतलब क्या, GX। F GX की वैल्यू क्या है, तो GX बराबर क्या है, ये मॉड में है, सॉरी ये पूरा मॉड में है, यहां पे मॉड रहेगा ऐसे। तो gx की वैल्यू क्या है, gx बराबर ये पूरा है, पूरा माने मॉड में 5x माइनस 2, 5x माइनस 2, इतना हो गया ना। अब ध्यान से देखो यार, ये gx की वैल्यू है, ब्रैकेट ऐसे बंद करो, gx की वैल्यू ये है। अब देखो बच्चे यार, देखो यहां पर x है तो यहां पर x है, अब यहां पे हाथी रहेगा तो यहां पर हाथी हो जाएगा। तो देखो f ये यहां पे ये है, देखो यहां पर जो रहेगा वही यहां पर रहेगा। अब f यहां पर ये है, यहां पर ये है तो यहां पर x के स्थान में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मॉड तो पहले से उसमें लगा है, यहां पर x है तो यही वाला अंदर भरा है, तो यहां पर क्या है, ये वाला है तो यही वाला अंदर रहेगा मॉड में 5x माइनस 2, और ये मॉड में। अब यार देखो दो मॉड तो लगता नहीं है, दो मॉड लगने का तो कोई मतलब है नहीं। जैसे देख लो, मैं कह दूं मॉड में 3, समझ पा रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +3 आ जाएगी। अब यहाँ पर एक मोड और लगा रहेगा तो इसकी वैल्यू तो +3 आ गई, फिर इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, +3 ही आएगी। तो 2 मोड लगने कोई मतलब नहीं, एक मोड हटा दो और ये आ गई फॉग की वैल्यू। तो इस तरह निकालते हैं फॉग और गॉफ की वैल्यू। और ये तो गॉफ फॉग वाले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सबसे आसान है यार, संबंध और फलन जो पड़ गया है वो पीछे, उन सभी से ये क्वेश्चन आसान है और इसमें अधिक नंबर मिलते हैं और क्वेश्चन में दम नहीं रहता है, ठीक है। तो आई होप मजा आ गया यार इसको पढ़ने में, ठीक है। और इस तरह हम लोगों ने पढ़ा है रिलेशनल फंक्शन। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए होगे तो आई 100% गारंटेड यार कि आप 10 नंबर के जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें तो कम से कम 8 नंबर आप उठा ही लोगे। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो 10 में 10 नंबर भी उठा लोगे यार, ठीक है। तो बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको ये पहला जो सीरीज है, अगर आपको ये पहला चैप्टर का वीडियो अच्छा लगा होगा कि हाँ सर मजा आ रहा है और पढ़ाइए, जिससे कि हम लोग मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि हाँ आपको कुछ प्रॉफिट है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं अगला वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मतलब चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।